मुझे यह बहुत दिलचस्प लगा। यह एक स्टीम वॉल्व है, यह यहाँ का नहीं है। जहाज का पिछला हिस्सा डूबने के बाद यह मलबे पर आकर गिरा। भला किसने सोचा होगा कि टाइटैनिक की असली कहानी कभी बताई ही नहीं गई। हम 100 साल से भी ज्यादा समय तक यही कहानी मानते रहे। बस एक हिमखंड और एक जहाज का डूबना। हिमखंड जहाज के पतवार से टकराया और उसमें एक बहुत पतली लेकिन बेहद भयावह दरार पैदा कर दी। लेकिन अब विशेषज्ञों ने समुद्र की गहराई में दबी हुई कुछ खोई हुई तस्वीरें खोज निकाली हैं। जो उन्होंने खोजा है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये तस्वीरें सिर्फ इतिहास को दर्शाती ही नहीं बल्कि उस पर सवाल भी उठाती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वह सब कुछ बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। यह कैमरा जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। उत्तरी अटलांटिक एक अंधेरी, वीरान जगह है जहां कभी रोशनी नहीं पहुंचती और वहां का दबाव स्टील को कांच की तरह चूर चूर कर देता है। लेकिन 2022 में शोधकर्ताओं के एक छोटे समूह ने वहां जाकर कुछ ऐसा पाया जो वहां नहीं होना चाहिए था। ओशन गेट अभियान ने टाइटैनिक के मलबे की सामान्य जांच करने और जंग और क्षय पर नोट्स बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन उन्हें जो मिला उसने समुद्री इतिहास का रुख बदल दिया। ओशन गेट पनडुब्बी दुर्घटना की यादें आज भी हमारे मन में ताजा हैं। अरबपति खोजकर्ता टाइटैनिक के मलबे तक वापस जाने की योजना बना रहे हैं। इंजीनियरों ने टाइटन नामक एक गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी का उपयोग करके रोबोटिक वाहनों को मलबे के क्षेत्र में खोज के लिए भेजा। वाहन की फ्लड लाइट्स ने टूटे हुए बीमों और गिरे हुए डेकों को रोशन कर दिया। उनमें से एक ROV-3, जिसे मार्कस वेल्स चला रहे थे, कीचड़ पर बह रहा था। जब उसके कैमरे को कीचड़ में आधा दबी हुई एक सुडौल चपटी वस्तु की हल्की सी झलक मिली तो अधिक रोशनी पड़ने पर उसका आकार स्पष्ट हो गया। यह चमड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा डिब्बा था जिसके किनारे अभी भी साबुत थे और लेंस सॉकेट साफ दिखाई दे रहा था। यह महज कबाड़ नहीं था, यह एक कैमरा था। एक ऐसी दुनिया का टुकड़ा जो अब अस्तित्व में नहीं है। नियंत्रण कक्ष में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। किसी कैमरे का समुद्र तल पर 110 साल तक टिके रहना असंभव था, लेकिन रिपोर्ट से पता चला कि वह टिके रहे। वेल्स ने सावधानीपूर्वक ROV को घुमाया और वस्तु को टूटने से बचाने के लिए उसे एक पारदर्शी प्रेशर टैंक में रख दिया। झूम करने पर जंग लगे आवरण पर धुंधले अक्षरों में बीजी लिखा दिखाई दिया। कुछ ही मिनटों में इतिहासकार डॉक्टर हैरियट जियाओ उन अक्षरों का मिलान टाइटैनिक के प्रथम श्रेणी के यात्रियों की सूची में शामिल बेंजामिन गुगेनहाइम से करने में सफल रहीं। वह प्रसिद्ध अमेरिकी व्यवसायी, जिसने जहाज डूबते समय अपने शाम के कपड़े पहन लिए थे और कहा था कि वह एक सज्जन व्यक्ति की तरह मरना पसंद करेगा। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी दूसरे युग के व्यक्ति से हाथ मिला रहे हों। बेंजामिन गुगेनहाइम का जन्म 1865 में फिलाडेल्फिया में एक धनी खनन परिवार में हुआ था। टाइटैनिक के डूबने के समय उनकी उम्र 47 वर्ष थी। वैज्ञानिक न केवल इस खोज से बल्कि इसके सुरक्षित रहने के तरीके से भी चकित थे। जहाज के टूटने के दौरान कैमरा नरम तलछट की एक परत में गिर गया होगा। यह तुरंत गाद से ढक गया, जिससे खारे पानी का नुकसान रुक गया। अटलांटिक महासागर के ठंडे तापमान ने क्षरण की प्रक्रिया को रोक दिया और चमड़े का आवरण, जिसे 100 साल से भी पहले टैनिक एसिड से उपचारित किया गया था, रोगाणुओं को दूर रखा। हालांकि पॉकेट ब्राउनी के रबर गैस्केट इतने गहरे जाने के लिए नहीं बने थे, फिर भी वे इतने मजबूती से बंद हो गए थे कि फिल्म चैम्बर सूखा रहा। अत्यधिक दबाव के कारण फिल्म की जिलेटिन परत एक खनिज जैसी सख्त परत में तब्दील हो गई थी,
जिसने प्रकाश को ग्रहण करने वाले सिल्वर हैलाइड क्रिस्टलों को ढक लिया था। प्रत्येक क्रिस्टल अब एक छोटा सा टाइम कैप्सूल बन गया था, जिसमें खोए हुए पल का जीवाश्म समाहित था। समुद्र के साथ साथ आकाश भी अंधेरा छा गया। टाइटैनिक के पहरेदार शांत समुद्र पर नजर रख रहे थे। तभी उन्होंने अपने सामने धुंध से एक काली वस्तु को निकलते हुए देखा। टीम को यह स्पष्ट हो गया कि यह महज एक स्मृति चिन्ह नहीं था, यह एक गवाह था। उस सीलबंद रोल में टाइटैनिक पर ली गई आखिरी तस्वीरें हो सकती हैं। ये तस्वीरें विद्वानों के अब तक के सभी ज्ञान को या तो साबित कर सकती हैं या गलत साबित कर सकती हैं। इस खोज ने दुनिया भर में काफी उत्साह और चर्चा का विषय बन गया है। यह स्वाभाविक है कि अटलांटिक महासागर में फिल्म के सभी निशान बहुत पहले ही मिट जाने चाहिए थे। कैमरे वहां रहने के लिए नहीं बने थे, लेकिन तर्क ही गलत साबित हो गया। कैमरा हफ्तों तक अपने सुरक्षित कक्ष में बिना इस्तेमाल किए पड़ा रहा, जबकि विशेषज्ञ आगे की कार्रवाई पर चर्चा करते रहे। अगर आप इसे खोलते तो फिल्म को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन अगर आप इसे बंद ही रखते तो सच्चाई हमेशा के लिए कैद रहती। तभी उनके मन में एक साहसिक विचार आया। क्या हो सकता है अगर वे इसे खोले बिना ही इसके अंदर देख सकें? क्या हो सकता है अगर वर्तमान तकनीक अणुओं को जोड़कर तस्वीरों को एक एक करके सामने ला सके और अदृश्य प्रकाश को दृश्यमान इतिहास में बदल सके? यही सवाल इस अभियान को एक ऐसे अनछुए क्षेत्र में ले गया जहां भौतिकी, विकिरण और सभी मिलकर उन चीजों को करने की कोशिश करेंगे जो असंभव हैं। क्योंकि कैमरा मिल जाना ही अपने आप में एक चमत्कार था, लेकिन उसके अंदर जो कुछ था उससे टाइटैनिक की कहानी पर पूरी तरह से संदेह पैदा हो गया। यह इतिहास के सबसे प्रसिद्ध जहाज हादसों में से एक था, लेकिन टाइटैनिक का एक ऐसा संस्करण है जिसे हमने आज सुबह तक कभी नहीं देखा था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने असंभव को संभव कर दिखाया। यह कैमरा सैकड़ों मील दूर स्थित एक ऐसी प्रयोगशाला में 100 से अधिक वर्षों से निष्क्रिय अवस्था में था, जो बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग थी। अब यह एक कांच के गुंबद के अंदर रखा हुआ था। डॉक्टर माया तनाका की इमेजिंग टीम इसके चारों ओर खड़ी थी। इस टीम में भौतिक विज्ञानी, रसायनज्ञ और डेटा वैज्ञानिक शामिल थे, जिन्हें एक असंभव काम करने के लिए एक साथ लाया गया था। फिल्म को बिना हिलाए पढ़ना। इससे पहले किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी। तापमान या दबाव में जरा सा भी बदलाव होने पर जिलेटिन की परत टूट सकती थी। यह टाइटैनिक का हमेशा के लिए आखिरी प्रत्यक्ष निशान होगा। न्यूट्रॉन टोमोग्राफी वह विधि थी जिस पर डॉक्टर तनाका की टीम गहरे अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन को बेहतर बनाने के लिए चुपचाप काम कर रही थी। ठोस वस्तुओं के आर पार देखने के लिए प्रकाश या एक्स रे के बजाय भारी न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता था। यह एक सरल लेकिन विशाल विचार था। फिल्म के भीतर घनत्व में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को परमाणु दर परमाणु मैप करना और यह पता लगाना कि इमल्शन में क्या छिपा है। दूसरी ओर न्यूट्रॉन धातु से गुजर सकते हैं और उन अंतरों को भी पहचान सकते हैं जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि एक एकल सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल भी छाया बना सकता है। सबसे पहले उन्होंने कैमरे को एक ऐसे कमरे में रखा जहां हवा का प्रवाह नहीं था। ऊपर शहर से आने वाले कंपन को चुंबकीय स्टेबलाइजर द्वारा रोक दिया गया। पहला न्यूट्रॉन स्पंदन आवरण से होकर गुजरा और डेटा बिंदुओं से टकराकर फिल्म रोल की एक अनुमानित 3D तस्वीर बन गई। ये बिंदु सपाट ऋणात्मक नहीं थे, बल्कि एक के ऊपर एक स्थित सर्पिलाकार आकृतियां थीं जो पेड़ के छल्लों जैसी दिखती थीं। प्रत्येक स्कैन के साथ कंप्यूटर अरबों डेटा बिंदुओं को घनत्व मानचित्रों में परिवर्तित करता था। असली सफलता तब मिली जब एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एल्गोरिदम को इन पैटर्नों को छिपे हुए प्रकाश के रूप में देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसने प्रत्येक क्रिस्टल के घनत्व में पिक्सेल दर पिक्सेल होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करके यह अनुमान लगाया कि अतीत में किन क्षेत्रों में अधिक प्रकाश या अंधेरा था। स्कैनर से लगातार 72 घंटे तक एक भिन्न भिन्नाहट की आवाज आ रही थी। मौसम ठंडा होने लगा, इसलिए प्रयोगशाला की बत्तियां धीमी कर दी गईं। 7 लाख से अधिक पानी के भीतर की छवियों से तैयार किए गए डिजिटल स्कैन से अब हमें जहाज का पूरा मलबा दिखाई देता है। स्क्रीन पर वस्तुएं दिखनी शुरू हुईं, लेकिन वे स्पष्ट नहीं थीं। इसके बजाय वे धूसर रंग की धुंधली रूपरेखाएं थीं। टीम ने धीरे धीरे टुकड़ों को जुड़ते हुए देखा और एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे वे पहचान सकते थे। टाइटैनिक के अगले हिस्से पर खड़े लोग दोपहर की धूप में चमकते बिखरे हुए बर्फ के टुकड़ों को देख रहे थे। रासायनिक कोड पर 14 अप्रैल की शाम 4:30 का समय अंकित था। दुर्घटना से घंटों पहले उन्होंने हिमखंड पर चेतावनी का चिन्ह देखा था। रात 8:15 बजे एक और तस्वीर सामने आई। प्रथम श्रेणी का भोजनालय। रोशनी में मेजें जगमगा रही थीं। सफेद दस्ताने पहने वेटर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे थे। जॉन जैकब एस्टोर चतुर्थ एक कोने में बैठे थे और उनकी हंसी मानो समय को रोक रही हो। तस्वीर में शांति और सुकून झलक रहा था। डर के हावी होने से पहले विलासिता का एक क्षण। उसके बाद उस दृश्य ने सबको स्तब्ध कर दिया। कंप्यूटर ने सफेद आसमान के बीच एक विशाल काली आकृति को स्पष्ट रूप से दिखाया। यह हिमखंड था और टाइम स्टैंप के अनुसार यह रात 11:35 का समय था, यानी हिमखंड के टकराने से ठीक 5 मिनट पहले का। यह पहली तस्वीर थी जिसकी पुष्टि उस वस्तु की हुई जिसने 1500 से अधिक लोगों की जान ले ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। मशीनों की धीमी भनभनाहट को भी सुनना शिष्टाचार का काम था। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें ही नहीं थीं, बल्कि उन लोगों की आवाजें भी थीं जिन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके आखिरी पलों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआती दृश्य थे। फिल्म में आगे चलकर कुछ ऐसे भयावह दृश्य सामने आए जिनसे पता चलता है कि टाइटैनिक के अंतिम क्षण वैसे नहीं बीते जैसा सबने सोचा था। क्योंकि अगली कुछ तस्वीरों में जो दिखाया गया है वह न केवल आधिकारिक कहानी पर सवाल उठाता है, बल्कि उसे पूरी तरह से गलत साबित कर देता है। वे तस्वीरें जिन्होंने इतिहास रच दिया। दुनिया भर के लोग डॉक्टर तनाका की प्रयोगशाला से पुनर्स्थापित पहली तस्वीरों में चेहरों, ताश के पत्तों और शायद एक खाने की मेज को भी देखने के लिए उत्सुक थे। इसके बजाय एक एक करके ऐसी चीजें सामने आईं जिन्होंने इतिहास को बदल दिया। प्रत्येक तस्वीर की तुलना जीवित बचे लोगों के बयानों, जहाज के लॉग और जहाज डूबने के बाद हुई सरकारी जांचों से की गई। उन्होंने केवल खाली जगहों को ही नहीं भरा, बल्कि उस कहानी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जिसे हम जानते थे। रात 1:45 बजे के टाइम स्टैंप वाले एक फ्रेम ने पहला झटका दिया। इसमें लाइफ बोट 1 को नीचे उतारा जा रहा था, लेकिन विवरण ने 100 साल से चले आ रहे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। किनारे पर अधिकारी मर्डोक को कुछ लोगों को खाली सीटों पर चढ़ने में मदद करते हुए देखा जा सकता था। दशकों से पाठ्य पुस्तकों में यह कहा जाता रहा है कि मर्डोक के नेतृत्व में महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देने की सख्त नीति थी। इस तस्वीर ने दिखाया कि यह सच नहीं था। डर के कारण कुछ नावें आधी ही भरी हुई रवाना हुईं। दोषारोपण और प्रायश्चित एक अलग ही परिस्थिति में बदल गए। व्हाइट स्टार लाइन के प्रमुख ब्रूस इसमे को एक बच्चे को नाव में चढ़ाने में मदद करते हुए देखा गया। उन पर लंबे समय से कायरता का आरोप लगता रहा है। उसके चेहरे पर तनाव का भाव था,
लेकिन वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा था। वह भाग नहीं रहा था, बल्कि मदद कर रहा था। इस तस्वीर ने उस गलत धारणा को उजागर किया जिसका इस्तेमाल प्रेस पीढ़ियों से करता आ रहा था। कुछ सेकंड बाद सुबह 1:55 पर कैप्टन स्मिथ पुल पर पहुंचे, जो केवल एक मंद रोशनी से जगमगा रहे थे। आधिकारिक रिकॉर्ड में कहा गया है कि वे अपना स्थान जल्दी छोड़ गए थे, लेकिन इस तस्वीर से पता चलता है कि वे अनुमान से कहीं अधिक समय तक रुके रहे और पानी के बढ़ते स्तर के बावजूद जीवन रक्षक नौकाओं का समन्वय करते रहे। फिर सबसे भयावह दृश्यों में से एक सामने आया। जहाज का बैंड तारों भरे आसमान के नीचे झुके हुए डेक पर संगीत बजा रहा था। अंधेरे में वाद्य यंत्र चमक रहे थे। कई सालों तक प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि उन्हें जहाज के चलने के साथ साथ संगीत की आवाज भी सुनाई देती थी, लेकिन संदेह करने वालों का कहना था कि यह महज एक कहानी है। फिल्म ने इसे साबित कर दिया। एक ऑर्केस्ट्रा शांति को अराजकता में बदल रहा था। आखिरी तस्वीर ने तो सबसे अनुभवी विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। एक मां अपने बच्चे के पास घुटनों के बल बैठ गई और उसे कोट में लपेटकर एक टीम सदस्य को सौंप दिया। वे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। वह तस्वीर इस खोज का सबसे मार्मिक हिस्सा बन गई। इसने लोगों की एक ऐसी कहानी बयां की जो संख्याओं और स्टील से परे थी। इतिहासकारों ने पाया कि तस्वीरों में केवल दृश्य ही दर्ज नहीं थे, उनमें पूर्वाग्रह भी झलकता था। पीड़ितों की कहानियां जो दर्द, अपराध बोध और आत्मरक्षा से प्रभावित थीं, ने रिकॉर्ड को असमान बना दिया। ये तस्वीरें निष्पक्ष गवाहों की तरह थीं। बाद में शोधकर्ता डॉक्टर मार्गरेट चेन ने कहा, फिल्म झूठ नहीं बोलती, इसे देखने वाले लोग झूठ बोल सकते थे। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने कैप्टन डब्ल्यू वुड द्वारा ली गई हिमखंड की तस्वीर का दोबारा अध्ययन किया, तो उसने पाया कि हिमखंड का ऊबड़-खाबड़ चेहरा टाइटैनिक के बचे हुए लोगों के रेखा चित्रों से हूबहू मेल खाता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि हिमखंड ही जहाज के डूबने का कारण था। निर्माण स्थल पर ली गई और थर्मल फिल्टर से परिष्कृत की गई जहाज के ढांचे की एक तस्वीर में कोयला भंडार स्थल पर एक हल्का जलने का निशान दिखाई दिया। यह इस बात का प्रमाण था कि प्रक्षेपण से पहले लगी आग ने इस्पात को कमजोर कर दिया था। पुरानी तस्वीरों से लिए गए रिवेट्स के क्लोजअप में ऐसी छोटी दरारें दिखाई दे रही थीं जिन्हें मानव आंख नहीं देख सकती। यही कारण था कि जहाज का ढांचा इतनी जल्दी टूट गया। यहां तक कि दल के एकत्र होने की एक तस्वीर में भी एक व्यक्ति मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा पकड़े हुए दिखाई दे रहा था। यह एक अनछुआ हिमखंड था, जो एक चेतावनी थी कि किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। नई और पुरानी तस्वीरें धीरे धीरे मिलकर एक ही विचार को जन्म देने लगीं। 1912 और 1913 में हुई सरकारी जांचों में पूरी सच्चाई सामने नहीं आई थी। उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन और उसकी बीमा कंपनी का पक्ष लिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि त्रासदी को टाला नहीं जा सकता था, जबकि वास्तव में इसे टाला जा सकता था। गुगेनहाइम फिल्म और एआई द्वारा किए गए फोरेंसिक सुधारों ने आज के डीएनए साक्ष्य की तरह काम किया, जिसने एक सदी पुराने मिथक को ठोस दृश्य तथ्यों, एआई और अटलांटिक महासागर के रहस्यों के साथ उलट दिया। महज एक कैमरे से शुरू हुआ यह सफर जल्द ही एक आंदोलन में बदल गया। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों, अभिलेखागारों और संग्रहालयों ने टाइटैनिक की हर संभव तस्वीर को डिजिटाइज करने की होड़ लगा दी। इन तस्वीरों में दिखाया गया कि इसे बेलफास्ट में कैसे बनाया गया था, अंदर से यह कितना चमकदार था और सवार होने से पहले गर्व से पोंछ देते यात्री। सूक्ष्म स्तर पर हजारों नाजुक प्रिंट,
नेगेटिव और कांच की प्लेटों को स्कैन किया गया, जिससे जहाज का अब तक का सबसे संपूर्ण दृश्य रिकॉर्ड तैयार हुआ। असली बदलाव तब आया जब उस संग्रह को एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में डाला गया जो उन चीजों को भी देख सकती थी जिन्हें इंसान हमेशा से नजरअंदाज करते आए थे। शुरुआत में इस प्रोग्राम को रंग और कंट्रास्ट को वापस लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे एल्गोरिदम बेहतर होते गए, उन्होंने ऐसी चीजें खोज निकाली जिनके बारे में पहले किसी को पता नहीं था। दूसरी श्रेणी के भोजन कक्ष की एक तस्वीर में एआई की मदद से लकड़ी के पैनल पर खुदे हुए धुंधले अक्षरों को उभार कर दिखाया गया। 10 अप्रैल, ठीक वही तारीख जब टाइटैनिक साउथहैम्प्टन से रवाना हुआ था। प्रथम श्रेणी के पठन लेखन कक्ष की एक अन्य तस्वीर में एक कोने में एक महिला की धुंधली आकृति दिखाई दे रही है। यह महिला किसी भी जात यात्री जैसी नहीं दिखती। उसकी मौजूदगी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुल की एक तस्वीर में कांच की खिड़की पर एक छोटा सा निशान दिखाई दे रहा था। झूम करके देखने पर दस्ताने पहने हाथ के निशान की आकृति नजर आ रही थी। यह संभवतः दुर्घटना से कुछ घंटे पहले किसी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी द्वारा बनाया गया था। सेवा का एक साधारण सा प्रतीक जो स्वयं उस व्यक्ति के बाद भी कायम रहा। मार्कोनी कक्ष की तस्वीर में खुली हुई लॉगबुक के ऊपर छोटे छोटे अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पढ़ा, बर्फ की रिपोर्ट 14 अप्रैल, जो पहले एक निरर्थक धुंधलापन लग रहा था, अब इस बात का सबूत था कि चेतावनियां देखी गई थीं और शायद उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि सैरगाह के डेक पर लगे शीशे में एक छवि दिखाई दी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा किए गए पुनर्निर्माण में कैमरे को पकड़े हुए एक फोटोग्राफर की धुंधली आकृति दिखाई दी। यह एक अज्ञात चेहरा था और संभवतः यह वह आखिरी व्यक्ति था जिसने टाइटैनिक की तस्वीर तब ली थी जब वह पूरी तरह से सुरक्षित था। पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोग्राम ने चेहरे के डेटा का मिलान करके उस प्रतिबिंब को बेलफास्ट में लॉन्च के दिन ली गई तस्वीरों और क्वींसटाउन में जहाज पर सवार हो रहे लोगों की तस्वीरों से जोड़ा। मिलान से एक ऐसे व्यक्ति का पता चला जिसका पंजीकरण नहीं था और जिसकी पहचान अभी तक अज्ञात है। इससे संकेत मिलता है कि जहाज पर सवार सभी लोगों के नाम सूची में नहीं थे। एआई द्वारा किए गए रंगीन प्रयोग से तस्वीरों को समझने का एक नया स्तर जुड़ गया। इससे तीसरी श्रेणी के बच्चों के चमकीले स्कार्फ, पहली श्रेणी के कमरों की पीतल जैसी चमक और लाल झंडे याद आ गए। इसने लोगों को याद दिलाया कि ये असली लोग थे, भूत नहीं, जो हंसते थे, यात्रा करते थे और सपने देखते थे। लेकिन मशीनों ने जितनी गहराई से चीजों को ठीक किया, नैतिक प्रश्न उतने ही तीखे होते गए। क्या इन पुनर्निर्माणों को अब भी सबूत कहा जा सकता है, या ये महज कंप्यूटर कला थी जिसे सच्चाई जैसा दिखाने के लिए बनाया गया था? जब सबूत स्पष्ट हो तो तस्वीरों को स्वीकार करना मुश्किल नहीं होता, बल्कि जो वे दर्शाती हैं उसे स्वीकार करना मुश्किल होता है। वह सच्चाई जो स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। जब तस्वीरें मिलीं तो विद्वानों को कही गई बातों और वास्तविकता के बीच के असहज अंतर का सामना करना पड़ा। टाइटैनिक की कहानी 100 से अधिक वर्षों से बार बार सुनाई जा रही थी। यह बहादुर नेताओं, कायर लोगों और अचानक आए हिमखंड की कहानी थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा पुनर्स्थापित अभिलेखागारों के साथ मिलाकर देखने पर गुगेनहाइम की तस्वीरों ने उन सभी रूढ़ियों को एक एक करके ध्वस्त कर दिया। पहली खोज ने नेतृत्व और कमान की परीक्षा ली। दशकों से लोग कहते आ रहे थे कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ या तो निर्णय नहीं ले पा रहे थे या उन्होंने समय से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन सुबह 1:55 तक
उसका शव पुल पर ही पड़ा होना इस बात का सबूत था कि यह बात सच नहीं थी। जांच में जितना सामने आया उससे कहीं ज्यादा पुलिस को छूट मिली हुई थी। वे सख्त नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे हालात के हिसाब से फैसले लेते रहे और आखिरी लहर के डेक को बहा ले जाने तक लाइफ बोट चलाते रहे। फिर भले और बुरे लोगों का रूप बदल गया। कंपनी के प्रमुख ब्रूस इस्मे को आधी भरी लाइफ बोट पर चढ़ने से पहले महिलाओं और बच्चों की मदद करते देखा गया। इससे वह कायर जैसा दिखने लगा। अधिकारी मर्डोक को अफरा तफरी में समझदारी भरे और जान बचाने वाले फैसले लेते हुए पकड़ा गया। बाद में उन पर कायर होने और यहां तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया। फिल्म में उन्हें न तो संत और न ही पापी के रूप में दिखाया गया, बल्कि कमियों वाले ऐसे इंसानों के रूप में दिखाया गया जो असंभव को संभव करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। तकनीकी समाचार जहाज के लिए ही बुरा साबित हुआ। पुरानी निर्माण तस्वीरों से प्राप्त एआई थर्मल रीडिंग से यह साबित हुआ कि यात्रा से पहले किसी ने भी कोयले के बंकर में आग नहीं देखी थी। रिवेट्स के अध्ययन से पता चला कि उनमें कुछ छोटी छोटी खामियां थीं और इससे यह स्पष्ट हो गया कि टाइटैनिक का ढांचा पहले से ही खराब हालत में था। हिमखंड ने ऐसे जहाज को नहीं डुबाया जो डूब ही नहीं सकता था। इसने ऐसे जहाज को डुबाया जो पहले से ही क्षतिग्रस्त था। निकासी में मची अफरा तफरी अगला मिथक था जो टूट गया। गुगेनहाइम की तस्वीरों में लाइफ बोट को आधा भरा हुआ ही उतारा जा रहा था और अधिकारी इसलिए रुक गए थे क्योंकि उन्हें डर था कि पूरे वजन से डेविड टूट जाएंगे। उस सुबह रद्द किया गया लाइफ बोट अभ्यास महज बदकिस्मती नहीं, बल्कि एक भयानक गलती लग रहा था। बचे हुए लोगों के चित्र, गुगेनहाइम संग्रहालय से ली गई तस्वीरें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संवर्धित तस्वीरें, सभी को एक साथ रखकर तुलना की गई। आधिकारिक जांच में व्हाइट स्टार लाइन और उसके बीमा की रक्षा के लिए उन तथ्यों को छिपा दिया गया जो मददगार नहीं थे। हीरो बनना आसान हो गया था, असफल होना और अपने किए की जिम्मेदारी से बचना मुश्किल हो गया था। इतिहास गहराई से उभर आया है। यह इस बात का प्रमाण है कि सच्चाई कभी डूबती नहीं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अतीत के रहस्यों को जानने के लिए अगले वीडियो पर क्लिक करें।